Welcome students. Today I am going to start with the second chapter of this book, that is the Indian Economic Development. The name of the chapter is 5 Years Plan in India, Goals and Achievements. These are the subtopics of this chapter that we are going to discuss in this chapter. Let us understand what is economic planning. It refers to utilization of country's resources in different development activities in accordance with the national priorities. नेशनल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हमको अपनी कंट्री के जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको रैशनली मैनेज करना है, रैशनली यूटिलाइज करना है, सो दैट वी कुड अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर दोज ऑब्जेक्टिव्स? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड अलॉन्ग विद जीडीपी ग्रोथ. सो दो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के. क्या क्या हैं? वो है हमारे सोशल वेलफेयर एंड जीडीपी ग्रोथ. So the principal focus is on rational management of country's scarce resources. इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए हमारी कंट्री में 1950 में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया, बट इन द ईयर ऑफ 2015 दिस प्लानिंग कमीशन इज़ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. अब हमारी कंट्री में कोई भी प्लानिंग कमीशन नहीं है, उसकी जगह पर नीति आयोग है जो कि 2015 में बनाया गया था. लेकिन अब हमको ज़रूरत क्या पड़ी प्लानिंग की? वाई डू वी नीड प्लानिंग इन इंडिया? एज वी ऑल नो, बिफोर 1947 इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. सो इंडिया इनहेरिटेड द स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकॉनमी फ्रॉम ब्रिटिश आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद हमको ब्रिटिशर्स से जो हमारी इकॉनमी मिली वो स्टैग्नेंट और बहुत ही बैकवर्ड इकॉनमी मिली थी, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब उस स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकॉनमी को हमको ग्रोथ पाथ पे लेके जाना था. हमारी इकॉनमी में जो पॉवर्टी लेवल था, अनएम्प्लॉयमेंट था, एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली रून हो चुका था, उन सब को हमको ग्रो करना था, पॉवर्टी को रिड्यूस करना था. ये सब काम करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर प्लानिंग की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने प्लानिंग कमीशन को बनाया. सेकेंड इज़ बिकॉज एज वी ऑल नो कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ओके, सो दैट इज़ वाई वी कुड नॉट लेफ्ट आवर इकॉनमी टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई पे हम अपनी मार्केट को अपनी इकॉनमी को हम लोग छोड़ नहीं सकते थे. रीज़न, अगर मार्केट फोर्सेस जो हैं डिमांड एंड सप्लाई के उस पर वर्क जो करती हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो इसीलिए हमको गवर्नमेंट सेक्टर की ज़्यादा ज़रूरत थी. सेकंड इज़ नीड फॉर बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब उस टाइम पे अपनी इकॉनमी जो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, उस इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए, उस इकॉनमी की ग्रोथ के लिए हमको बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी. और हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से ही आ सकता था, बिकॉज वी ऑल नो हमारी जो इकॉनमी जो थी उसमें जो प्राइवेट सेक्टर था इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स. इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था उनमें. दैट इज़ वाई दे डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट. एंड नेक्स्ट इज़ जो इकॉनमी है, जो प्राइवेट सेक्टर है इकॉनमी में, वो प्रॉफिट मेकिंग का जो मोटिव है उस पर वर्क कर रहा होता है, जिसके लिए हमारी इकॉनमी अभी तक तैयार नहीं थी कि प्रॉफिट मेकिंग पे हम लोग छोड़ नहीं सकते थे. हमको जो सोशल वेलफेयर है उसको इन्हांस करना था. सो दीज आर द ऑल द पॉइंट्स दैट इज़ वाई वी नीड प्लानिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. बेसिकली इकॉनमी में जो डिफरेंट टाइप की जो इकॉनमी होती हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वो 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सेकंड इज़ सोशलिस्ट इकॉनमी एंड थर्ड इज़ मिक्स्ड इकॉनमी. कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकॉनमी. इन दिस टाइप ऑफ इकॉनमी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ देयर. दैट मीन्स private individual is free to take decision based on profit maximization. जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं उनके पास एक तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को दे कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू देयर
मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेसिकली जो गवर्नमेंट का रोल होता है, इट इज़ कन्फाइंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट सेक्टर है वो कौन सा है? यहाँ पे जो डोमिनेंट सेक्टर है वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इज डोमिनेंट इन द कैपिटलिस्ट इकॉनमी। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी? द बेनिफिट और मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज जीडीपी ग्रोथ, because all the individuals are taking their decision on the basis of profit maximization। सभी लोग अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वर्क करेंगे तो जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट होती है, क्योंकि जहाँ पे उनको लगेगा, प्राइवेट सेक्टर को लगेगा कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, वो वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा इकॉनमी में उतनी ही ज़्यादा जीडीपी ग्रो करेगी। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है? इसका डीमेरिट क्या ये है, इट इग्नोर्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ इकॉनमी जो सोशल वेलफेयर है वो इग्नोर हो जाता है। सेकेंड इज सोशलिस्ट इकॉनमी। Socialist economy, in this type of economy, means of production are collectively owned by society as a whole. That means public ownership of means of production. Public sector is dominate in this type of economy. These means of production is used so that the social welfare is maximized. That means public sector, that is the government sector. सोशलिस्ट इकॉनमी में जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है, इस तरह से यूज़ किया जाता है सो दैट द सोशल वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइज्ड। तो इसका जो बेनिफिट है, जो सोशलिस्ट इकॉनमी है, इसका एक मेरिट ये है कि जो सोशल वेलफेयर होता है वो मैक्सिमाइज होता है, बट इट हैज़ डीमेरिट ऑल्सो, दैट इज़ द जीडीपी ग्रोथ स्लोज डाउन। जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन क्यों हो जाती है? क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। अगर सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसिडरिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन दो सेक्टर वेयर दे कुड नॉट गेट दैट मच प्रॉफिट। ऐसे सेक्टर में भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन सोशल वेलफेयर का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पा रहा है। दैट इज़ वाई द जीडीपी ग्रोथ स्लोज डाउन इन द सोशलिस्ट काइंड ऑफ इकॉनमी। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकॉनमी। Mixed economy, as we all know that there is a dominance of both the sector, that means private sector and the गवर्नमेंट सेक्टर बोथ कोएग्जिस्ट इन दिस टाइप ऑफ इकॉनमी, दोनों ही साथ में वर्क कर रहे होते हैं। दैट मीन्स सम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर विद द गवर्नमेंट सेक्टर एंड सम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर विद द प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें दोनों ही मोटिव जो हैं, दैट मीन्स जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी के कुछ बेनिफिट जो हैं, जो मेरिट्स हैं, और जो सोशलिस्ट इकॉनमी के जो मेरिट्स हैं, दोनों ही इसमें कंबाइन हो जाते हैं। दैट मीन्स इन दिस mixed economy, GDP growth is encouraged because private sector free to focus on profit maximization and government sector focuses on social welfare. So in mixed economy, both the objectives of GDP growth and social welfare fulfills. तो जो इस टाइप के जो इकॉनमी होती हैं इसमें दोनों ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं जो कि हमारी इकॉनमी को चाहिए थे उस टाइम पे। दैट इज़ वाई आवर इकॉनमी इज़ अ मिक्स्ड इकॉनमी। हमारी जो इकॉनमी है वो मिक्स्ड इकॉनमी है क्योंकि हमने उस टाइम पे मिक्स्ड इकॉनमी को चूज़ किया, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही जो ऑब्जेक्टिव है, जो दोनों ही हमारे जो फोकस थे वो हमारे यहाँ से फुलफिल हो रहे थे। दैट इज़ द जीडीपी ग्रोथ and the social welfare of the economy. These are the features of mixed economy, that is coexistence of private and public sector. Personal freedom is there, private property is allowed in this kind of economy. Economic planning is there, profit motive and social welfare. Price mechanism and control price, check on economic inequalities, control of monopoly power. These are the features of mixed economy and benefit I have already told you. Our next topic is planning goals. What are planning goals? There are two types of goals. First is long term goals and the next is short term goals. What are short term goals? Short term goals are the goals which can be changed or which can vary from plan to plan depending upon the current needs of the economy.
इकॉनमी की करंट नीड के अकॉर्डिंग जब आप अपने गोल्स को चेंज कर सकते हैं ईयर टू ईयर बेसिस और प्लान टू प्लान बेसिस, उनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स. And next is long period goals. Long period goals are the goals that does not vary from plan to plan. For example, let's say शॉर्ट पीरियड गोल इज़ लाइक अभी आप जैसे 12th में हैं, आपकी अगर आप टारगेट रखते हैं अपना 82% का, दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल. एंड इन नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल गो टू द योर कॉलेज, और आपका जब उस टाइम जो गोल होगा वो आपका चेंज हो चुका होगा, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल. लेकिन लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपको इन फ्यूचर कौन सा करियर परस्यू करना है, और ये क्या है आपका जो शॉर्ट टर्म गोल्स है ये आपका वेरी करता रहता है. लॉन्ग टर्म गोल है वो आपका वेरी नहीं करता है, प्लान टू प्लान के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द लॉन्ग पीरियड गोल्स फर्स्ट. GDP growth is the first long period goal. What is GDP growth? GDP growth is the increase in the level of output in the economy. What is level of output? Level of output means increase in the flow of goods and services in the economy. Whenever there is increase in the flow of goods and services in the economy, and this flow is consistent over a long period of time, is called economic growth. जब भी हमारे इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है, दैट मीन्स प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब प्रोडक्शन होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा, और जब ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंट होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट वुड लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी. सो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है. जो जीडीपी ग्रोथ होगी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. पहला है आपका इंक्रीज इन द रिसोर्स ऑफ द कंट्री. दैट मीन्स कि आपको कंट्री के या तो आप रिसोर्स बेस को इंक्रीज कीजिए, और नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करके जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हीं की प्रोडक्टिविटी को आप इन्हांस कीजिए. व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? दैट मीन्स इंक्रीज इन पर हेक्टेयर यील्ड. पर हेक्टेयर यील्ड को जो आप इन्हांस करते हो, दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी. Thus, planning ensures that resources are fully explored in the economy and the production technology continues to increase. तो इसकी वजह से हमारा जो प्लानिंग जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो इन्हांस होती है. नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? Employment defines that those who are able to work and willing to work must get work. जो भी काम करने में केपेबल हैं और जो काम करना चाहते हैं, उन सभी को जब काम मिल रहा है उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग. ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है. इट फोकसेज ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ. जो मेन फोकस है फुल एम्प्लॉयमेंट का वो है इंक्लूसिव ग्रोथ. व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स मोर नंबर ऑफ पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. जितने ज़्यादा हो सके उतने लोग जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करें. एंड इसका जो बेनिफिट है, जो हमारे ग्रोथ का जो बेनिफिट है, मस्ट बी शेयर्ड बाय वाइडर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. इंक्लूसिव ग्रोथ में बेसिकली हम 2 चीज़ें समझते हैं. दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड बाय वाइडर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. Thus, it implies achieving growth with social justice. Third point is equitable distribution or equity. Equitable distribution is nothing but the inclusive growth, which implies benefit of growth must be shared by a wider section of the society. That means there should be social equality in the society. Next topic is modernization. Modernization is the next long-term goal. Modernization has 2 aspects. First is adoption of modern technology, and next is modernization of social outlook. First, we have to understand adoption of modern technology. As we all know that output can be increased by 2 factors. That means whether we have to increase the resource base of the country, and next is by using the innovative technology. दैट मीन्स या तो आप कंट्री का रिसोर्स बेस इंक्रीज कीजिए या फिर आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, सो दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिसोर्सेज विल बी enhanced. So
Modernization of social outlook means women empowerment. Basically, women, if there is women empowerment, they could participate in the process of economic and social development also. So modernization means adoption of innovative technology and the modernization of social outlook as well. Last is self sufficiency. What is self sufficiency? To understand this point, first we have to understand why we need this goal in our planning. What happened was, before Green Revolution, which was came in 1960s, we were dependent on USA for our food grain requirements. That means we were importing food grain from USA. In 1965 what happened was, we had war with Pakistan. पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर चल रही थी. एट दैट टाइम यूएसए फोर्स्ड अस और थ्रेटेंड अस to stop the war with Pakistan. If we don't stop the war with Pakistan, they will stop exporting the food grain to India. At that time we realized that dependency on other country for essential commodities such as food grain is very detrimental to our society, and that would lead to political pressure from rest of the world, and also it leads to uncertainties of food grain. So that time we realized that self sufficiency is very much required. So what is self sufficiency? Self sufficiency means dependence on domestically produced goods, particularly food grain. So that the idea behind the self sufficiency is, we don't want political pressure from rest of the world, and we want to avoid the uncertainties of supply of food grain. So this topic is over now. In the next topic, I will teach you the short term goals, what are the short term goals and what are the 5-year planning.